हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1 अपनी कैंडा पब्लिशर की सीरीज में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 13 को शुरू करने लगे हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट्स मेक श्योर द डाटा इज ऑर्डर्ड एंड देन फाइंड मीडियन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इन सबको हमने फाइंड करना है इन डाटा सेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा परसेंटाइल्स को। परसेंटाइल्स क्या हैं? तो परसेंटाइल्स रिलेटेड हैं परसेंटेज से, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने परसेंटेज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ का कोई परसेंट, जैसे आपके पास है 50%, इसका मतलब होता है 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाई 100 या 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर आपको रिवर्स फॉर्म में ले जाएँ कि उसका आधा, राइट। अगर 50% है इसका मतलब है उसका आधा। अगर आपके पास 100% है इसका मतलब है कंप्लीट, राइट। 50% का मतलब है हाफ, यानी अगर 100 हैं तो उनमें से 50, 1000 हैं तो उनमें से 500, 100% का है कंप्लीट। और इस तरीके से आप परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं, 200% का है डबल, मतलब, राइट। तो ये तो आपके पास परसेंटेजेस का मतलब है। परसेंटेजेस तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास है 50% ऑफ में भी आप कहते हैं 500, तो ये आपके पास होगा 250, यानी 500 का हाफ। लेकिन परसेंटाइल्स आपके पास खास उनकी खासियत ये है कि किसी नंबर के लिए नहीं बल्कि एक डाटा सेट के लिए है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा सेट है, लेट्स से 1 2, उसके बाद आपके पास है 3, फिर है 7, और फिर मे बी है आपके पास लाइक ये हो सकता है 27, और फिर है आपके पास 0, फिर है आपके पास 3.5। इस तरीके से आपके पास एक डाटा सेट है, यानी कुछ डाटा का आपके पास एक सेट बना हुआ है, यानी उनको अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले इनके परसेंटाइल से क्या मतलब है? इनके परसेंटाइल को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में या गिरते हुए ऑर्डर में आप लोगों ने रखना। सबसे छोटे को सबसे पहले और फिर उसके बाद सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। सबसे छोटा है हमारे पास 0, फिर ये तकरीबन अरेंज ही है जिस तरह का मैंने डाटा सेट बनाया है। उसके बाद मतलब 3 के बाद आपके पास 3.5 आएगा, फिर आपका आएगा 7 और फिर 27। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका निकालता हूँ 50, अब इसकी कोई परसेंटेज तो होगी नहीं, राइट। मतलब ये तो एक डाटा सेट है, कोई एक डाटा की आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या निकालूँ? 50%। 50% का ये मतलब होगा कि द पॉइंट या द वैल्यू बिलो विच 50% ऑफ द डाटा लाइज। अब अगर आप डाटा सेट में परसेंटेज की बात करें तो आपको कोई नंबर तो नहीं मिलेगा। इधर तो आपको एक खास नंबर मिल गया था, इधर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि वो ये बता देगा कि भाई अगर ये डाटा सेट है तो ये इसका जो 50% है वो ये वाला हिस्सा है, आधा ये वाला या फिर आधा ये वाला। यानी अगर आपके पास कोई बॉल है उसका आप 50% करते हैं तो उसका हाफ होगा। कोई नंबर है तो वो आपको एक नंबर दे देगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास डाटा सेट जस्ट लाइक अ थिंग है, तो इसको आपको हाफ में कन्वर्ट करना है, तो वो कहेगा कि ये वाला इसका जो पार्ट है ये में भी आपके पास जो है, राइट। अगर ये 3 हैं, ये 3 हैं, तो वो कहेगा आपके पास कि भाई ये हाफ़ है इसका, उसके बाद आपके पास ये इसका हाफ़ है। तो वो 50% से आपको इस तरह हाफ़ में कन्वर्ट करके दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक नंबर चाहते हैं खास तौर पे, तो वो हमारे पास होगा परसेंटाइल एक डाटा सेट के लिए। ये वो पॉइंट होगा जिससे नीचे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में 50% होगा डाटा का। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इधर आएँ, इधर आपके पास आधा-आधा हम इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं? हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास एक ऑड नंबर है, हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं, यानी ऑड वैल्यूज़ हैं। अगर हम लोग इनको देखें तो बहुत ईज़िली अगर हम लोग 3 नंबर को हाइलाइट करें, तो इधर ये आधे में टूट जाता है और इधर में आधे में टूट जाता है। 1, 2, 3 इधर हैं और 1, 2, 3 इधर हैं, राइट? तो इस नंबर ने इनको आधे-आधे में स्प्लिट कर दिया है। ये है आपके पास 50 परसेंटाइल या 50th परसेंटाइल ऑफ दिस डाटा सेट। ये 50 परसेंटेज नहीं है, 50 परसेंटेज तो ये आधा होगा या ये वाला आधा होगा। ये है 50 परसेंटाइल जिससे नीचे आपके पास 50% ऑफ डाटा है, यानी इससे नीचे ये आपके पास 50% ऑफ डाटा है, इससे नीचे आपके पास 50% ऑफ डाटा है। तो आपके पास इस डाटा सेट का 50th परसेंटाइल होगा 3। इस 50th परसेंटाइल को खास नाम भी दिया जाता है, हो सकता है आपने सुना हो, इसको मीडियन भी कहा जाता है। राइट, आपके पास कोई भी डाटा सेट है, अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो उसका जो 50th परसेंटाइल है, ये मिडल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड द मीडियन। ओके, सो दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल। अब मीडियन है, अगर आप अपने किसी भी डाटा सेट को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, तो आपको कितनी इस तरह की डिविजन्स चाहिए? आपको चाहिए 3 डिविजन्स, राइट। अगर आप अपने हिस्से को 4 डिवीज़न में तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, फिर एक अगर हम डिवीज़न लगाएँ 50th परसेंटाइल से, इसको कितने हिस्सों में तोड़ा है? 2 हिस्सों में, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। अगर हम इसको 4 हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल्स, यानी अगर हम इनको 4 हिस्सों में तोड़ें, हम उनको कहेंगे क्वार्टाइल्स, जो डिविजन्स होंगी। नंबर 1 आपके पास डिवीज़न होगी 25th परसेंटाइल की, राइट।
आपके डेटा को अगर हमने तोड़ना है, फॉर एग्जांपल आपके पास था ये 100, फॉर एग्जांपल आपके पास थी 10 स्टिक्स, या अभी अगर आप लोग लेने 10 स्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपको इनको 4 हिस्सों में तोड़ना है, आपको 3 डिवीजन लगानी पड़ेंगी, 1 2 और 3, मतलब इक्वल डिवीजन। ये आपके पास पहला हिस्सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहली आपके पास होगी 20, बीच वाली तो होगी 50 पे, तो हाफ में डिवाइड करेंगी, फिर 25 0 और 50 के दरमियान, और फिर 75 50 और 100 के दरमियान। फर्स्ट हो गया आपके पास 25th परसेंटाइल, इसको हम लोग कहते हैं Q1 या क्वार्टाइल 1 किसी भी डाटा सेट का। फिर आपके पास होती है 50th परसेंटाइल, जिसको हम लोग कहते हैं Q2 या जिसको मीडियन भी कहा जाता है। ओके, Q2 इज इक्वल टू मीडियन। ये वो चीज़ है आपके पास जो आपके डाटा सेट को हाफ में कन्वर्ट करती है। फिर आपके पास है 75th परसेंटाइल, और ये सब मिलकर आपके पास क्वार्टाइल्स हैं जो कि आपके डाटा सेट को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द Q3। इसको कहा जाता है लोअर एंड क्वार्टाइल, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास छोटा वाला है। इसको कहा जाता है अपर हैंड एंड क्वार्टाइल। यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, तो 25th परसेंटाइल क्या है, ये बुनियादी तौर पर आपके पास मीडियन है। ये आपके पास मीडियन है। अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है, आप मीडियन लेंगे फर्स्ट हाफ का, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ, यानी कि आपके पास अगर ये वाला हिस्सा था, ये वाला पहला हिस्सा, इस इधर से इधर लेकर इनका मीडियन लेंगे, तो आपके पास ओवरऑल Q1 आ जाएगा, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। या तो आपके पास ओवरऑल मीडियन है, और ये आपके पास मीडियन ऑफ सेकंड हाफ। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, इन तरह के सवालों को सॉल्व, ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए। वैसे ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास है कि हमने ये हमारे पास डाटा सेट्स दिए हुए हैं 3, तो मैं इनमें से कोई एक पार्ट कर देता हूँ। अगर मैं देखूँ सेकंड वाला, तो मैं अब करता हूँ जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ डाटा सेट्स हों। एक ऑड वाले मैंने एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी आपको यहाँ पर कर दी है, जिसके अंदर आपके पास ऑड थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे, ऑड थे, तो आपने बहुत ही ईजिली इसका मिडिल वैल्यू निकाली है। लेकिन अगर ये इवन हो, अगर इधर एक 4 भी हो मान, या इधर एक 3.2 हो, यहाँ पर कोई और भी नंबर है, तो आप इसका मिडिल कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप इसके 2 मिडिल बन जाते हैं, राइट? अगर आपको हाफ ऑफ में कन्वर्ट करना है, 3 इधर, तो आपको 2 चाहिए। अगर आप इधर रखेंगे तो इधर 4 हो जाते हैं, इधर 3, ये रखते हैं तो इधर 4, इधर 3। तो अगर आपके पास इवन नंबर्स हो, फिर आप क्या करेंगे? तो एक इवन और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें इवन है, 20 है, तो ये वाला हम लोग पार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी हम लोग करेंगे, पार्ट नंबर बी। ओके, तो इधर अगर हम लोग करें पार्ट नंबर बी, तो सबसे पहले मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये बढ़ते हुए ऑर्डर में, और देख के लग रहा है कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, अगर आप लोग देखें 10 12 12 14 15 15 16 17 18 18 18 18 ये बार बार आ सकते हैं एक ही नंबर, 19, फिर 20 21 22 24 24। तो ये ऑलरेडी इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। अगर इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में ना रखा होता, आपको खुद करना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर कहा भी है मेक श्योर द डाटा इज ऑर्डर, कि ये ऑर्डर फॉर्म है और इन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर में रखा हुआ है। मे बी अगर किसी एग्जाम्पल में ना रखा हो, फिर आप कर लीजिएगा इसको। सो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं। सबसे पहले जब आप भी आपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं नंबर 1 मीडियन। ओके, मीडियन या Q2 क्वार्टाइल 2 या 50th परसेंटाइल। तो ये निकालना तो बहुत ईजी है, आपने इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपके पास 20 टोटल टर्म्स हैं, तो आपके पास मीडियन कौन सा होगा? अब अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आपके पास बुनियादी तौर पर 2 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कि आपको उसको मिडिल में कन्वर्ट करेंगे। वो आपके पास कौन सी टर्म्स हैं? आपके पास अगर आप लोग इधर देखें, अगर आपके पास 20th आपके पास वो आ रहे हैं, यानी एक इवन नंबर आ रहा है। जैसे मैंने अगर ये लिखा है 1 2 3 4, इसके अंदर एक आपके पास इवन नंबर ऑफ नंबर है। उसके अंदर मसला ये है कि आप, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ये दोनों इसको हाफ में स्प्लिट करें हैं। अगर तो मैं 2 ले लेता हूँ, तो इधर 2 है, इधर 1 है, ये हाफ में नहीं स्प्लिट हुआ। 3 ले लेता हूँ, 2 है, 1 है, हाफ में स्प्लिट नहीं हुआ। मुझे इस पूरे को लेना पड़ेगा, तब ये जाकर हाफ में स्प्लिट होगा, 1 1। ऑड होता तो ये मसला ही हल था, मैं सिर्फ डायरेक्ट 3 ले लेता तो मसला खत्म हो जाता। लेकिन इवन में ये मसला आ रहा है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये मिडिल वाला आता है, इन दोनों का आपने मीन ले लेना है, यानी आपने इन दोनों का एवरेज ले लेना है। तो यस, फिर वो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आएगी, और फिर वो इन दोनों को स्प्लिट कर देगी इक्वली, तो वो आपके पास मीडियन होगा, जो बीच वालों का एवरेज होगा। यानी अगर आपके पास 4 टर्म्स थी, तो आपके पास सेकंड एंड थर्ड टर्म। ओके, ये आपके पास जो है, इसका आप लोगों ने अपने पास वो निकालना है। इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। अब अगर हमारे पास टोटल 20th टर्म्स हैं, आप करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2, आप करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 एंड 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इन दोनों टर्म्स के दरमियान, nth टर्म भी आप आगे लगाएं, इन दोनों टर्म्स के दरमियान जाकर आपके पास जो है आपकी मीडियन होगा। तो पहले आपके पास 10th टर्म, 10th एंड 11th टर्म,
इन दोनों के दरमियान जाकर आपका मीडियन आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये दोनों जो आपके पास हैं 18 और 18, इन दोनों से आपके पास ये हाफ में स्प्लिट हो जाता है। इधर आपके पास कितने हैं, इधर आपके पास 9 और इधर आपके पास कितने हैं, इधर तो 9 है, ये तो 10 था। इधर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों तरफ आपने हाफ हाफ में इसको स्प्लिट कर दिया है इस टर्म से। अब आप इन दोनों का एवरेज ले लें, यानी इन दोनों का आप लोग मीन फाइंड आउट कर लें। दोनों सेम है, ऑटोमेटिकली जब दो नंबर सेम होते हैं उनका मीन भी वही आता है। फिर भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 + 18 डिवाइड बाई 2, ये होगा मीन। आप इसको करेंगे आपके पास 18 ही आएगा, तो इसका मीडियन होगा आपके पास 18 बी पार्ट का। ओके, इसके बाद अगर हम लोग चलें इसके दूसरे, दैट इज अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स, यानी Q1 एंड Q2। Q1 आपके पास क्या होगा, Q1 भी बहुत ही सिंपल है। आपने पहला वाला यानी इधर से ये वाला जो आपके पास डाटा सेट बनता है, मीडियन तो आपके पास हो गया ये, तो मीडियन से पीछे यानी ये वाला हिस्सा, मीडियन से पीछे कौन सा वाला हिस्सा है, मीडियन दोनों के बीच में हम यहाँ एक डॉट लगा लें कि ये मीडियन है। इससे पीछे वाला हिस्सा ये है, ये आपके पास फर्स्ट हाफ है, इसका आप लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास Q1 होगा, यानी ओवरऑल लोअर एंड क्वार्टाइल इधर बीच में ही है, कहीं आएगा। तो ये कितनी टर्म्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी इवन ही है। 10 है तो आपके पास होगा 5th एंड 6th टर्म के दरमियान, तो वो आपके पास कौन सी टर्म आती है, यानी कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान 1 2 3 4, इन दोनों टर्म्स के दरमियान आपके पास ये ब्लैक वाला जो डब्बा है इसका मीडियन होगा इधर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ओके, तो 5 और 15 के दरमियान, 5 और 15 का एवरेज क्या है, देख के समझ आया है वो 10 ही होगा, क्योंकि 5 15 है, इन दोनों के दरमियान 10 ही आता है। आप उसको करके भी देख लें, अगर आप करेंगे 25 नहीं 5 + 15 20 होगा, उसका हाफ 10 ही होता है। ओके, तो आपके पास जो Q1 है दैट इज 10, या क्वार्टाइल 1 आपके पास 10 है, वो भी हमने फाइंड आउट किया। अपर क्वार्टाइल आपके पास 10 है, बट अबाउट द लोअर क्वार्टाइल, अगले हाफ पर चलेंगे। अगला हाफ है हमारे पास ये वाला, तो अगर मैं किसी और कलर में करूँ, ये वाला आपके पास अगला हाफ है, ये पिंक वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 5th और 6th टर्म 1 2 3 4 5, यानी ये 19 और 20, इन दोनों का आप लोग एवरेज ले लें, आपके पास Q3 आ जाएगा। 19 एंड 20 19.5, आपके पास आपका जो लोअर एंड अपर एंड क्वार्टाइल है, नहीं आपके पास जो लोअर एंड क्वार्टाइल है दैट इज 10, और जो आपके पास अपर एंड क्वार्टाइल है दैट इज 19.5। लोअर यानी ये छोटा है, वो वाला अपर है। रेंज, अब रेंज भी बहुत ही सिंपल है। रेंज आपके पास क्या करती है, अच्छा रेंज वन में शायद मैंने बात नहीं की, रेंज बहुत ही सिंपल है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस दी मिनिमम वैल्यू, यानी कि ओवरऑल आपका जो डाटा है वो कितना स्प्रेड है। अगर मेरे पास 2 डाटा सेट्स हैं और उन दोनों में 3 ही, फॉर एग्जाम्पल 4 ही आपके पास कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज तो हो गया क्योंकि ये कहाँ तक जाता है भाई, इसकी रेंज कितनी है इस डाटा सेट की, 4 - 1, मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 1 है, तो 4 - 1 यानी कि 3, इसकी रेंज 3 है। ये स्प्रेड 3 आपके पास जो है, मतलब इस जितना ये स्प्रेड है। लेकिन मेरे पास एक और है, आपके पास मेरे पास एक और वो है डाटा सेट, लेकिन वो ज़्यादा स्प्रेड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और डाटा सेट है जिसमें 4 ही हैं, लेकिन वो है 1, उसके बाद है वो 2, और उसके बाद है वो 97, उसके बाद है वो 1001 मे बी। तो इसकी रेंज कितनी है, इसमें भी 4 ही हैं, लेकिन इसकी रेंज है आपके पास 1001 - 1, इसकी रेंज आपके पास 1000 है। तो रेंज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेंज आपको बताती है कि ये फैला कितना हुआ है, ये बहुत ही छोटा है, सिर्फ 4 पर जाकर रुक जाता है, 1 और 4 के दरमियान ही है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यानी कि जो अगर आप एक नंबर शुरू करते हैं तो दूसरे नंबर के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसका मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर बड़े नंबर हैं उसके अंदर बड़ी ही रेंज होगी। आपके पास अगर 4 का एक और था 1000 1001, फिर आपके पास है 1000, यानी डाटा सेट में 2 बार भी आ सकते हैं। फिर में भी आपके पास है 999, तो अगर आप अपनी रेंज निकालें, मैक्सिमम है 1001 माइनस 999, तो रेंज 2 आती है। रेंज इससे भी कम आ गई है। तो अगर आपके पास बड़े नंबर है इसका मतलब ये नहीं रेंज ज़्यादा होगी, रेंज है कि आपका स्प्रेड कितना है, वो डाटा सेट स्प्रेड कितना है, वो फैला कितना हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा फैला है, 1 से शुरू हुआ और 1000 तक चला गया, ये बहुत कम फैला हुआ है, ये भी बहुत कम फैला हुआ है। तो रेंज आपके पास ये बताती है। तो रेंज निकालना तो बहुत ही सिंपल है, बस मिनिमम को मैक्सिमम से आपने माइनस करना है। ये आपने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था, सबसे ऊपर वाले आपके पास मैक्सिमम है, सबसे नीचे वाले आपके पास मिनिमम है। ओके, अच्छा एक चीज़, ये मैंने जब निकाला है, अच्छा ये 15 है, ये मुझे 5 लगा देखकर, दिस इज़ 15,
तो ये जो मैंने फाइंड आउट किया था ये इसमें मिस्टेक होगी। यस, Q1 मैंने 5 और 15 के दरमियान निकाले हैं, ये 15 और 15 के दरमियान है, यानी ये आपके पास 15 ही आएगा। ओके, सो सॉरी, Q1 आपके पास 15 है, क्वार्टाइल 1 आपके पास 15 है। अच्छा, एनीवेज इसके बाद आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 24 माइनस 10। तो ये डाटा सेट आपके पास स्प्रेड है टू 14 वैल्यूज़। ओके, तो इसकी जो आपके पास रेंज है दैट इज़ 14। इसके बाद आपके पास एक फाइनल चीज़ है, वो बहुत ही ईजी है, दैट इज़ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, रेंज की एक किस्म है लेकिन आपके पास क्वार्टाइल्स के दरमियान है। क्या मतलब है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को क्लियर कर लेता हूँ, अपनी वैल्यूज अलग से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो मेरा मीडियन है दैट इज़ 18, अपर क्वार्टाइल मेरे पास 19.5 है और लोअर क्वार्टाइल मेरे पास 15 है। ओके, सो तो सबसे पहले उन्होंने हमें इस पार्ट में निकालने को कहा था, इन पार्ट नंबर बी। हमारे पास मीडियन है हमारा 18, हमारे पास हमारा अपर क्वार्टाइल है यानी Q3 19.5 और हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है यानी Q1 दैट इज़ 15 और दिस इज़ आवर Q2 या मीडियन। इसके बाद हमारे पास फाइनली है उसके बाद हम लोगों ने निकाली रेंज अपनी। माई रेंज थी 24 माइनस 10 यानी 14। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो फाइनल थिंग है दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी इसको कहा जाता है IQR। इसका फॉर्मूला आपके पास बहुत ही सिंपल है। रेंज तो थी आपके पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपके पास Q3 माइनस Q1, यानी आपके पास ये जो अपर और लोअर क्वार्टाइल है इन दोनों के दरमियान की रेंज है ये। ओके, तो आप इसको कहते हैं कि हाउ स्प्रेड आपके पास अब जो रेंज थी उनके उसके दरमियान क्या डिफरेंस था। रेंज तो थी आपके पास हाउ स्प्रेड द डाटा इज, राइट। हाउस स्प्रेड का मतलब आपको बताइए कितना वो फैला हुआ है। हाउस स्प्रेड द डाटा इज, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन ये ओवरऑल डाटा के लिए था। इंटर क्वार्टाइल रेंज है हाउस स्प्रेड कि वो कितनी फैली हुई है। द मिडल 50% ऑफ डाटा इज, द मिडल 50% ऑफ डाटा इज, मतलब आपके पास आपका ये डाटा था, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इन 3 से। रेंज तो आपको बताएगी कि ओवरऑल आपका डाटा कितना स्प्रेड है, लेकिन जो आपके पास अब ये है 25, दिस इज 50 एंड दिस इज 70, राइट। आप अगर 70 और 25 यानी Q3 और Q1 के दरमियान डिफरेंस निकालें, यानी इस हिस्से के आप लोग रेंज निकाल लें, तो ये आपके पास कौन सा है, 70 माइनस 75 माइनस 25 है 50। तो ये ओवरऑल ये जो मिडिल 50 है, इधर आपके पास 25% रह जाएगा, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इधर आपके पास 25% रह जाएगा, ये भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं यानी उस तरफ और इस तरफ वाली, इनको आप इग्नोर कर देंगे। मिडिल 50% वाले की आप रेंज निकालेंगे, दैट विल बी द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसकी हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर फाइंड करें तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ईजी चैप्टर है एक्चुअली में। तो अगर हम लोग इसको देखें, Q3 इज़ 19.5 और Q1 इज़ 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5। तो हमारे पास इसकी रेंज जो मिडल आपके पास हिस्सा है उसकी रेंज हमारे पास 4.5 है। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है इसकी 14 इसकी 4.5? अगर आप लोग ऊपर आकर देखें तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास शुरू और आखिर में है, यानी कि जो बहुत एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब बड़ी कि बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी, एज़ कम्पेयर टू द मिडल। अगर आप लोग मिडल वाले हिस्से में देखें तो इधर 16 16 17 17 18 18 काफ़ी जुड़ी जुड़ी वैल्यूज़ हैं, राइट, इस वाले मिडल वाले हिस्से में। लेकिन अगर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो आपके पास ये 24 तक पहुंच जाता है, फिर आपके पास है 21 22 24। तो आपके पास एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको काफ़ी देर तक सेम रह रहा है। इधर तो आपके पास 15 15 फिर आगे और मज़ीद छोटे हो रहे हैं एक एक। तो इधर से अगर आप ओवरऑल रेंज निकालते हैं तो आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि आपका जो मेन स्प्रेड है वो शुरू और आखिर में है, इधर एक एक बड़ा है, इधर तो दो दो में सेम रह रहा है, और शुरू और आखिर में आपका मेन स्प्रेड है, तो रेंज आपके पास जब आप ओवरऑल निकालते हैं ज़्यादा आती है। लेकिन जब आप इसे 50% की निकाल रहे हैं मिडल वाले, तो आपके पास बहुत ही कम आ रही है 4.5। तो ये आपके पास फ़ायदा है इंटर क्वार्टाइल रेंज का कि इसको हम लोग कहते हैं इट इग्नोर्स आउटलायर्स। इसके अंदर तो फिर भी थोड़ा कम है इफेक्ट है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इस किस्म का डाटा सेट है, हमारे पास है 1, हमारे पास है 2, हमारे पास है 3 4 5 6 और फिर 99। अगर हमारे पास कोई इस किस्म की सूरत हाल है, अगर आप लोग इधर देखें, अगर हम इसके सिर्फ और सिर्फ रेंज निकालें तो रेंज से हमें कोई इतना आइडिया नहीं हो रहा है। रेंज हमें कहेगी 99 माइनस 1, जो कि हमारे पास होगा 98। यानी इससे देख कर तो एकदम लगता है कि ये डाटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड है,
लेकिन एक्चुअली में जब हम इस डाटा को देखेंगे तो ये तो बस एंड में जाकर एकदम बड़ा है। बाकी यहाँ पर तो ये इतना स्प्रेड नहीं है, यहाँ पर तो सेम ही है। तो इसके लिए हम लोग इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब आप इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे आप देखेंगे कि ये 5, 10 इसके दरमियान होगी, 2, 4 होगी, क्योंकि ये इसको इग्नोर कर देगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास जो एंड में या शुरू में बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं एकदम, इसके अंदर तो फिर भी कोई इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी, इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको इग्नोर कर देगी। तो अक्सर औकात इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको ज़्यादा अच्छा एक डाटा सेट के बारे में बताएगी कंपेयर टू रेंज। अब रेंज ने इसको वैसे ही 98 कर दिया, हालाँकि ये बेचारा शुरू में काफ़ी ठीक है, बस एक नंबर की वजह से पूरी रेंज को ख़राब कर दिया है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको फिक्स करती है। और जैसे अगर आप इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें, इसका पास जो मिडल वैल्यू है, ये है आपके पास राइट, 3 इधर तो मीडियन आपके पास 4 है। तो आपके पास जो इधर वाला मीडियन होगा, यानी कि अब ये वाला हिस्सा है आपके पास अलग से मीडियन से इधर, तो आपके पास Q3 6 है और आपके पास Q2 2 है, Q1 2 है। तो 6 - 2 होगी आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि 4। तो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज और रेंज में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है, ज़्यादा अच्छी आपको समझ आ रही है। इससे आप कहेंगे कि अच्छा इतना ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं होगा, आप डाटा को देखते हैं, हम कहते हैं हाँ, इतना ज़्यादा स्प्रेड तो नहीं है। एंड में एक मसला ज़रूर है और रेंज उस सब का बेड़ा गर्क कर देती है। तो यहाँ पर आपके पास इन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं आउटलायर्स, यानी ये वो वर्ड्स हैं जो किसी डाटा सेट में एकदम एंड में वैसे ही आ जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। अक्सर औक़ात ये आपके पास बाय मिस्टेक आ जाते हैं, यानी कि वैसे ये ठीक भी हो सकते हैं, हो सकता है डाटा सेट असली में ये हो, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई मसला आ गया, तभी इतना बड़ा आपके पास आउटलायर का इफ़ेक्ट आ गया है। अगर आप लोग नीचे जाकर देखें, हो सकता है आप किसी चीज़ के जो है वो बच्चों के नंबर निकाल रहे थे एक टेस्ट में, तो बच्चों के नंबर हैं 0, 1, 0, 0, 1, जैसे हमारी क्लासेस में होते हैं 0, 2, 3, फिर 0, लेकिन फिर एकदम एंड में जाकर एक बच्चे के 100 नंबर आ जाते हैं। तो इसका यानी 100 बहुत बड़ा आउटलायर है, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके पास, और मेबी अब आउटलायर हमेशा आपके पास बड़ा नंबर नहीं होता, वो छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास 100 आउटलायर है। अब 100 हो सकता है असली में किसी बच्चे का 100 आ गया हो, लेकिन एक ज़्यादा चांस है कि ये बाय मिस्टेक नंबर आ गया है, क्योंकि आपके पास अगर इतने कम नंबर हैं, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ था। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इतने ज़्यादा बच्चे कितने कम थे, तो एक बच्चे जो लायक था उसके इतने ज़्यादा आ गए, उसके कुछ 50 या 60 होंगे, लेकिन कभी-कभी हो भी सकता है। इसलिए इसको हम आउटलायर कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको इग्नोर कर देते हैं। अब अगर एक ऐसी क्लास है और उसकी हम लोग रेंज निकालेंगे, तो वो 100 की वजह से तो तमाम बच्चों की रेंज काफ़ी अच्छी आएगी, तो देख के लगेगा कि काफ़ी अच्छी क्लास है, लेकिन असली में हमें फुल पिक्चर पता नहीं चलेगी। हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे तो हमें असली में उनके नंबर की असलियत पता चलेगी। इसी तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज में आपके पास ये नंबर छोटा भी हो सकता है। आप लोग निकाल रहे थे आपके एक अच्छी क्लास के कितने नंबर आए हैं एक सब्जेक्ट में, और आपके पास वो इस तरह से है 0 और उसके बाद 99, 98, 97, 96, 100, तो फिर अब आपके पास आउटलायर ये 0 है। कि हो सकता है इसके अंदर कोई मिस्टेक है, एक बच्चे के इतने कम कैसे आ गए अगर ये क्लास लाइक थी तो। बट एनीवेज़ इनको हम लोग आउटलायर्स कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज 4.5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी पार्ट्स हैं, ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं द टाइम स्पेंट इन मिनट्स बाय 20 पीपल वेटिंग इन अ क्यू एट द बैंक फॉर अ टेलर वर्क। तो वो टाइम हर बंदे ने स्पेंड किया है, 20 लोग खड़े हैं एक लाइन में, उन्होंने बैंक में कुछ करना है, तो हर बंदे ने जितना टाइम स्पेंड किया है वो ये है इन मिनट्स में, 3.4 मिनट्स देखने। फाइंड द मीडियन वेटिंग टाइम एंड द अपर एंड लोअर क्वार्टर्स। तो ये जो डाटा सेट है इतने टाइम्स का, इसके अंदर से आपने मीडियन वेटिंग टाइम निकालना है और अपर एंड लोअर क्वार्टर्स। तो ये तो मेरे ख्याल में आप बहुत ईजिली कर सकेंगे, इसके अंदर इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर वो कहते हैं फाइंड द रेंज, और ये भी बहुत ईजी है, फाइंड द रेंज इंटर क्वार्टाइल टाइम। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। फिर वो कहते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को आप लोग कंप्लीट करें। पहले में वो कहते हैं 50% ऑफ द वेटिंग टाइम्स वर ग्रेटर देन हाउ मच मिनट्स, यानी कि अगर हम लोग इन टाइम्स का 50% निकाल लें तो वो किस वैल्यू से आपके पास ज़्यादा आते हैं। तो ये वैल्यू है आपके पास Q2 मीडियन या फिर 50th परसेंटाइल। मैंने आपको बताया था कि आपके पास 50th परसेंटाइल वो है जिससे कम आते हैं आपके पास 50% ऑफ टाइम। अब अगर वो कम आते हैं 50%, तो बाकी कितना बचता है, 100 - 50 इज ऑल्सो 50, तो फिर ज़्यादा भी 50 होंगे स्पेसिफिकली फॉर Q2, लेकिन इसका आंसर आपके पास Q2 होगा मीडियन या फिर 50th परसेंटाइल। 75% ऑफ द वेटिंग टाइम्स वर लेस देन, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन होता फिर इसका आंसर हमारे पास Q3 ना होता, क्योंकि ओरिजिनल डेफिनेशन परसेंटाइल्स के लिए लेस देन है। हाँ, क्योंकि 50% लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 50% लेस देन है तो ज़्यादा भी 50% ही होगा, क्योंकि टोटल 100 है। लेकिन 75% अगर ग्रेटर देन होता तो फिर बाकी 25 बचता, तो उस तरह हमने नहीं करना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर खासतौर पर लेस देन दिया है। 70% ऑफ वेटिंग टाइम्स वर लेस देन और इक्वल टू, आपके पास लेस देन या उससे या इसके बराबर थे आपके पास वेटिंग टाइम्स, वो है आपके पास Q3 या अपर क्वार्टाइल, और ये आप लोग एक्चुअल में फाइंड करेंगे और यहाँ पर आप उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप फाइंड कर सकेंगे। द मिनिमम वेटिंग टाइम वाज़
तो ये तो सबसे इसके अंदर जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 0। पता नहीं किस बंदे ने 1 मिनट भी सब्र नहीं किया सब्र नहीं किया जिसने जो टाइम गुज़ारा है, तो किसी ने बहुत जल्दी अपना काम ख़त्म कर दिया। फिर है एंड द मैक्सिमम टाइम वाज़, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम गुज़ारा है, सो आई थिंक 4.8 है, राइट? 4.5 भी मौजूद है लेकिन 4.8 नहीं, 5.2, 5.2 सबसे बड़ा है इनमें। यस, दैट इज़ गोइंग टू बी 5.2। द वेटिंग टाइम्स वर स्प्रेड ओवर, तो ये आपके पास रेंज होगी, यानी स्प्रेड ओवर जब उन्होंने पूछा है तो आपके पास टोटल रेंज कितनी है? इस केस में 5.2 ही होगी, 5.2 माइनस 0, लेकिन ये अभी आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, एनीवेज मुझे उम्मीद है ये सवाल तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्रुप ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन फिजिक्स टेस्ट। टोटल मार्क्स 100 हैं, तो ये आपके पास तमाम मार्क्स हैं जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं अपने एक टेस्ट में। उनका फिजिक्स का टेस्ट था, उसके अंदर उन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। कहते हैं कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वेयर h इज इक्वल टू 6, जहाँ पर h आपके पास 6 है। फाइंड क्वार्टाइल्स फ्रॉम ग्राफ एंड देन फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। h इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि आपके पास जो क्लासेस हैं उनके पास जो हाइट है दैट इज 6। हाइट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप क्लासेस बनाएंगे 0 से 1 तक, तो इसके अंदर हाइट आपकी जो है या आपके पास 2 है, राइट? हाइट ये एक्चुअली में हाइट नहीं है, मतलब आप इसको हाइट भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज एक किस्म की, इसके अंदर कितने, इस क्लास के अंदर आपके पास कितने आ सकते हैं नंबर्स? 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, जो होल नंबर है। तो इसकी जो एच है दैट इज़ 2, आपके पास है 1 से लेकर 3 तक, तो इसके अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। इसकी आपके पास एच इज़ इक्वल टू 3 होगा। तो इस तरीके से हमने एच इज़ इक्वल टू 6 की क्लासेस बनानी है, तो हम इसको बहुत जल्दी से बना देते हैं। सबसे पहले आपके पास होंगी आपकी क्लासेस आपने शुरू करेंगे अपनी मिनिमम वैल्यू से, ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद हमने जो चीज़ बनानी है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसी को हम लोग कहते हैं। तो हमने सिंपली ये बनाना है, बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं, इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? अभी अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज ना भी करें अभी के लिए तो ठीक है, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें इसके अंदर सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। अगर हम लोग देखें तो आई थिंक 40 सबसे मिनिमम है, क्योंकि 30 की रेंज में तो कोई भी यहाँ पर लेटर नज़र नहीं आ रहा, राइट? 30 की रेंज में तो यहाँ कोई भी नहीं है। अगर हम लोग इधर देखें तो 30 की रेंज में कोई भी नहीं, तो मिनिमम आपको 40, मेरे ख्याल में 40 है। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो 80 है हमारे पास, मेरे ख्याल में 81, 80 की रेंज में सिर्फ 80 ही है और हमारे पास कोई नहीं है। अगर हम लोग देखें इधर, तो यस आपके पास मैक्सिमम 80 है। तो आपके पास जो आपकी ओवरऑल रेंज है दैट इज़ 40, राइट? रेंज तो आपके पास आपकी हो जाती है 40, मैक्सिमम आपके पास है 80 और मिनिमम है आपके पास 40। तो आप लोग शुरू करेंगे 40 से और पहुँचेंगे आप लोग 80 तक। 40, लेकिन हमें क्लासेस अपनी बनानी है 6 की, 6 उनकी वो होनी चाहिए एच, तो आप लोग जाएँगे 45 तक, राइट? इसके अंदर आपके जो जो नॉर्मल तरीका है उसके अंदर आप अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद इसमें +1 करें तो आपकी एच आ जाती है। इसके अंदर 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा, 43, 44 और 45, तो 6 इसके अंदर चीज़ें होंगी। इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास बनाएँगे हम 46 से शुरू करेंगे, राइट? क्योंकि पिछले में 45 है तो अगले में 46 होगा। अब ये भी एक तरीका है, अक्सर जगहों पर इस तरह का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ 45 तक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से 45 से शुरू कर दिया जाता है। उनका मतलब ये होता है कि जब दोनों में ये हिस्सा है तो पिछले वाले में ना इंक्लूड किया जाए और अगले वाले में इंक्लूड किया जाए, फिर आपके पास जो एच है वो एक्चुअली में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होती है। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड तरीका है हम उसे चलते हैं 46 वाला। 46 से लेकर अब ये जाएगा आपके पास 51 तक, 52 से लेकर 57 तक, 58 से 63 तक, 64 से 69 तक, 69 से 74 तक, 74 से 79 तक, और उसके बाद ये होगा 80 से, चूँकि हमें 80 तो इंक्लूड करना है तो हम ये क्लास ही बनाएंगे 85 तक। बेशक ये उससे आगे निकल गया है तो कोई मसला उसका नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास बनती हैं हमारी क्लासेस। अगर हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने अपने पास ओके, अच्छा एक चीज़ मैं अभी भी देख रहा हूँ, ये आई थिंक, अच्छा हाँ, ये मैंने एक मिस्टेक की है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ये मैंने क्लास के अंदर मिस्टेक कर दी, मैंने इसी को 2 बार लिख दिया है, मैंने इसी को 2 बार लिख दिया है। ये आपके पास ये वाला जो है ये 69 नहीं है तो 70 होगा।
राइट। ये हमारे पास होगा 70 to 75 और 76 to 81। ओके, तो आखिरी वाली क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास क्लासेस बनती हैं अगर हम लोग चलेंगे अपने पास 6 के इंटरवल्स में। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हमारी ये है फ्रीक्वेंसी का टेबल। इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस क्लास में से इस डाटा सेट के अंदर कितनी बार हमारे पास कितनी इंस्टेंसेस बार हमारे पास ये डाटा सेट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल 40 से 45 तक, यानी इसके अंदर 40 भी इंक्लूडेड है, 45 भी उनके बीच के तमाम, तो टोटल 6 हैं। 40 आपके पास है। एक बार मैं यहाँ पर एक्चुअली में इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन फिर भी हम निकालते जाते हैं। 40 हमारे पास आया एक बार, 1 ये नहीं आएगा क्योंकि अगर आप देखते जाएँ तो क्या 50 इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं ऐसा करते रहूँगा। 1 ये होगा, 2 3 4 5 6 7। तो आई थिंक ये जो इस क्लास के अंदर इस डाटा सेट में 7 जो हैं वो लेटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास 7। इसी तरीके से आपने हर क्लास के लिए निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो आप हर क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे तो ये आपके पास बनता जाएगा। आई थिंक जो अगली वाली है उसके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोग अब आप लोगों के ज़िम्मे है इसको गिनना, मैंने ऑलरेडी गिन के रखी हुई है, बाकी मैं वो निकाल देता हूँ। अगली है 6, फिर उसके बाद दोबारा 6 है, फिर उसके बाद ये जो हमारे पास चौथी क्लास है इसकी हमारे पास है 7 और फिर हमारे पास है 5। तो दिस इज़ ये हमारे पास होगा 7, उसके बाद 5 है। आप इसको गिन सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये इन क्लासेस के लिए है। इसके बाद आपके पास फाइनल जो 2 क्लासेस हैं उसके अंदर आपके पास है 3 और 6, 3 और 6। तो ये आपका बन गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको ये भी कहते हैं कि फाइंड क्वांटाइल्स फ्रॉम ग्राफ। अब आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें, या हम कहेंगे कॉमुलेटिव। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डालनी है, जैसे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करना है, उससे हमें क्वार्टाइल्स और इंटर क्वार्टाइल्स फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना देता हूँ। आप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की 2 टाइप्स हैं, आमतौर पर बुक में सिर्फ एक ही बताई जाती है। जो बुक के अंदर नॉर्मल तरीका है उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है, तो आप अपनी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी वैसे टोटल फ्रीक्वेंसी देख लें, राइट। इस सब की अगर हम लोग अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी निकालें, दैट इज़ 40। ओके, आप इसको अगर इन सब को सम करेंगे तो आपका 40 आएगा। ऊपर उन्होंने बताया है कि आपके पास, अच्छा ऊपर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आप सबको ऐड करें तो 40, यानी टोटल 40 स्टूडेंट्स थे। सो दिस इज़ 40। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, जो आपको बताया जाएगा, आपने शुरू करना है अपनी से पहली क्लास में आपने वही फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। अगली में आपने प्रोग्रेसिवली अब जाते जाना है। आपने बताना है कि अगली में इस तक आपके पास कितने बच्चे हैं, यानी इस क्लास तक, यानी ये जो आपके पास अपर रेंज है, इससे नीचे नीचे कितने आपके पास बच्चे हैं। 7 + 6 आप लोग कर देंगे, ये आप लोगों के पास हो जाएगा 13। मतलब 13 + 6 आप लोग करते जाएंगे, दिस विल बी 13 + 6 विल बी 19, 19 + 7 26, 26 + 5 31, 34 एंड देन 40। तो एंड में जाकर आपके पास ये टोटल के बराबर हो जाएगा। ये तो होगा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका है। इसका आपके पास क्या मतलब है, अगर आप लोग देखें 7 इसकी थी, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो अपर क्लास लिमिट है 45 से ये आपके पास एक्चुअल में मार्क्स हैं, राइट, फिजिक्स के मार्क्स हैं, दीज आर मार्क्स, और उसकी हमने क्लासेस बनाई हुई हैं। इसका मतलब है कि 45 मार्क्स से कम आपके पास 7 बच्चे थे, यानी 7 ऐसे बच्चे थे। और ये आम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस रेंज में इतने थे, इस रेंज में इतने। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि आपके पास जो रेंज है उसकी जो अपर वैल्यू है, आपके पास जो क्लास है उसकी जो अपर वैल्यू है उसकी, उससे आपके पास कम मार्क्स वाले इतने बच्चे थे। इसके बाद आपके पास, या उसके इक्वल, राइट, उसके हम इक्वल भी कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो 51 है, इससे लेस देन और इक्वल आपके पास कितने थे, आपके पास 13 थे, क्योंकि ये वाले भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, राइट। 51 से नीचे आपके पास ये वाले भी इंक्लूडेड होंगे। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। 81 से नीचे नीचे वो बच्चे जिन्होंने 81 से नीचे नीचे, 81 से ज़्यादा तो किसी ने स्कोर नहीं किया, 81 से नीचे नीचे टोटल बच्चे थे, राइट। तो इस तरीके से ये वाले जो आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का तरीका है, कॉल्ड द लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इसका नाम है लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हम इस क्लास से लेस देन हमारे पास मार्क्स वाले जितने भी चीज़ें थी उनके हम लोग नंबर्स निकाल रहे हैं। दूसरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की भी एक टाइप है, आमतौर पे ये लेस देन नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाता है। तो अगर आपको सिर्फ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहा गया है तो उनका मतलब ये है, लेकिन इसकी एक दूसरी टाइप भी है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी।
इसके अंदर आपने उल्टा चलना है। आपने शुरू करना है सबसे बड़े से, दैट इज़ 40, और आपने इनको माइनस करते जाना है। ओके, तो आप लोग अब जाएँगे 40, और ये आपके पास होगी ग्रेटर देन, यानी कि 40 से ग्रेटर देन मार्क्स किसके थे? तो किसी के 40 से कम तो थे नहीं, तो तमाम के तमाम बच्चों के 40 से ज़्यादा मार्क्स थे। लेकिन 46 से ज़्यादा मार्क्स किसके थे? तो आप इसको माइनस कर देंगे। तो 40 माइनस 7 आप लोग कर देंगे, दैट विल बी 33, 33 माइनस 13 20, 20 माइनस 19, अच्छा नहीं, मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यों माइनस कर रहा हूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी को माइनस करना था। ओके, सॉरी सॉरी। ये मेरे पास होगा 40, उसके बाद 40 माइनस 7 33, 33 माइनस 6, 33 माइनस 6 मेरे पास होगा 33 माइनस 6 अगर मैं करूँ, ये होता है 27, 27 माइनस 6 21, 21 माइनस 7, ये आप लोगों के पास होगा 21 माइनस 7 होगा, अगर हम लोग 20 में से 6 को माइनस करते हैं तो उसके बराबर होगा, यानी ये होगा आपके पास 14, राइट। उसके बाद 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 आपके पास होगा 6। तो एंड में जाकर आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये उल्टा हिसाब चला है, पहले ये दोनों इक्वल थे और इधर जाकर आपके पास इधर जाकर आपके पास कंप्लीट आ गया था। अब ये दोनों इक्वल हैं और इधर जाकर आपके पास कंप्लीट आ गया है। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब आपने लोअर क्लासेस से चलना है। पहले आप अपर क्लासेस देख रहे थे, अब लोअर से 40 से ज़्यादा, चूंकि ग्रेटर देन है, 40 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 40 बचे थे, 46 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 33, 52 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 27, 58 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 21, 64 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 14, 70 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 9 और 76 से सिर्फ 6 बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। पिछले में उल्टा था, 45 से कम 7, 51 से कम 13, 57। तो यहाँ पास 2 टाइप्स हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की। आमतौर पे आपके पास सिर्फ इसी को पढ़ाया जाता है, जो खाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहा जाए उसका मतलब ये वाली है। लेस देन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बस सिंपली आप लोगों ने ऐड करते जाना है और ये इनका मतलब है। अब हम लोग इसका फिर आगे जाकर ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ को हम लोग, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इसको हम लोग ओगाइव भी कहते हैं। तो ओगाइव इसका एक बड़ा फैंसी नेम है। इसको हम लोग किस तरह से ग्राफ करेंगे? अब आपकी बुक में सिर्फ आपको लेस देन ओगाइव ही पढ़ाई गई है, यहाँ लेस देन आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पढ़ाई गई है, ग्रेटर देन नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों ड्रॉ करूँगा क्योंकि दोनों मौजूद होती हैं। यहाँ पर आपकी आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर आप लोग अपनी रखेंगे क्लासेस। ओके, तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं लेस देन ओगाइव। सबसे पहले तो आपने अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज लिखती जानी है। ये आप लोग शुरू से छोटे से बड़ा ही लिखें। ओके, इनको आप छोटे से बड़ा ही लिखें। ये हमेशा आप छोटे से बड़ा लिखते हैं, बेशक आप ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो आपके पास अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, नहीं अगर आप तो ये वाली बनाएंगे, मतलब अगर आप ग्रेटर देन बनाएंगे तो आप इनके अंदर छोटे से बड़ा लिखेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन लेस देन बनाएंगे तो इनके अंदर छोटे से बड़ा लिखेंगे। तो इनके अंदर तो आप ऊपर से शुरू करेंगे। तो ये आपके पास, अब अगर आपके पास ग्राफ पेपर आप उसके एग्जैक्टली बना सकेंगे, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये आपको होगा 7, 13, आपने इक्वल इनके अंदर डिस्टेंसेस रखनी है। 7, 13, 19, यानी आप अपने से 10, 20 उनके बीच में आप ये निकालते जाएंगे। 13, उसके बाद आपके पास है 19, 26, 31, आपके क्या करें 31, फिर है आपके पास 34 और फिर है 40। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। और इधर आपने अपनी क्लासेस में, चूंकि आप कर रहे हैं लेस देन में हम लोग कंसीडर करते हैं अपर क्लास बाउंड्री को, इससे कम है तो हम इनको लिखते जाएंगे। 0 है यहाँ पर आएगा 45 अपर, पहले की 45, 51, 57, 45, 51, 57, उसके बाद आई थिंक आपके पास है 63, फिर है 69, राइट, 63, 69, 75 और 81, 75 और 81। इस तरीके से आपके पास ये क्लासेस आएंगे फॉर द लेस देन हो गई। अब आपने सिंपली पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला आपके पास है ये वाला, फिर आपके पास है ये वाला, फिर है ये वाला, फिर इधर से ये है, इधर से ये है, फिर आपके पास इधर से ये है, इधर से ये 75, जो 69 है आपके पास वो 31 के लिए है, 75 है आपके पास 34 के लिए, और 81 है आपके पास 40 के लिए। ये आपके पास आगे पॉइंट्स। अब आपने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना, यानी कि आपने इस तरह से इसको ज्वाइन नहीं करना। यानी अगर स्ट्रेट लाइन बन भी रहे हैं तो तब तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन आप देखें इधर इस तरह ज़्यादा, इधर इस तरह आपने इसको एक कर्व की सूरत में ज्वाइन करना है। इसको हम लोग कहते हैं एक ओ गाइड। ओके, बस ये इसका तरीका है, आपने कर्व की फॉर्म में ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बीच में डाटा लीनियर है या नहीं। लेकिन इसका एक थोड़ा सा एक जनरल रूल है, ये हम ना भी करें तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कर लें तो अच्छा है। आपने सबसे पहले जो है एक सीधी लाइन लगानी है, पहले पॉइंट तक आपने सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद अब आपने रिलेटिवली लाइन्स लगानी है। इसका क्या मतलब है? अगर आप लोग देखें
हम लोग इधर दूसरे पॉइंट में जाते हैं 7 से 13 पर। 7 से 13 कितना जंप है, यानी 13 माइनस 7 आपके पास कितना है, दिस इज 6। तो आप +6 आपने किया अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम 0 से 7 पर जाएँ तो कितना जंप था, ये था आपका 7। तो आपने जंप तो अभी भी किया है, लेकिन जंप थोड़ा कम हो गया है, आपने उतना जंप नहीं किया जितना आपने 0 से जंप किया था। तो आपने थोड़ा-सा अपनी, अब आप आपके पास 2 कर्व्स होती हैं, एक कर्व होती है ये, दिस इज़ कॉल्ड द डिसेंडिंग कर्व। नहीं, ये होती है आपके पास असेंडिंग कर्व, बल्कि असेंडिंग नहीं, मैं इसको कहूँगा एक्सेलरेटिंग कर्व, एक्सेलरेटिंग कर्व। और दूसरी आपके पास होती है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड द डेसेलरेटिंग कर्व। ये आपके पास हो गई व्हेन समथिंग गोज़ फास्ट, यानी बिकम्स फास्ट, टाइम के साथ-साथ वो और तेज़ हो रही है। और ये हो गया आपके पास डेसेलरेटिंग, चल तो वो अभी भी रही है, लेकिन टाइम के साथ-साथ उसके जो बढ़ने की सलाहियत है वो कम हो रही है, जैसे अभी यहाँ पर हुआ। तो तब आप बनाएँगे ये वाली ग्राफ, तो यहाँ पर थोड़ी-सी कम हुई, आपके पास 7 से 6 हुई, तो आप हल्का-सा इसके अंदर इफ़ेक्ट डालेंगे इस तरह का। तो ये कर्व आपके पास थोड़ी-सी इस किस्म की बेंड होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये हमने अभी के लिए सिर्फ इफ़ेक्ट डालना है, आपको एक्चुअल अंदर डिटेल नहीं पता है। उसके बाद अब आपने इसको भूल जाना है, अब आपने आगे शुरू करना है। 13 से 19 तक कितनी जंप है, +6। तो जंप आपको उतनी ही रही है, तब आप आगे एक लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके? ये उतना ही जा रहा है, ओके? तब आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी, जब आप उतनी ही रहे तो आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, लीनियर। उसके बाद 19 से 26 आपके पास कितनी जंप हुई है, तो 26 माइनस 19, दिस इज़ 7। अब आपके पास जंप थोड़ी-सी बड़ी है, तो अब आपने ये वाली कर्व, थोड़ी ऊपर जाती हुई कर्व ड्रॉ करनी है, इस तरह से, राइट? इस कर्व में और इस कर्व में आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ये कर्व है और दूसरी ये कम होने वाली ये कर्व है। तो ये थोड़ा इस तरह हो रही है और ये थोड़ा इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, ये थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन जा दोनों ऊपर ही रहे हैं। उसके बाद आपके पास है 26 से 31, 31 माइनस 26, दिस इज़ +5, राइट? अब थोड़ा कम हुआ है, अब डेसेलरेटिंग पे जाएँगे। उसके बाद आपके पास 31 से 34, +3, और कम हुआ है, आप मज़ीद इसको यहाँ से एक कम की शक्ल देंगे कि ये और कम हो रहा है, राइट? ये आपको और एक ओवरऑल आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मज़ीद आपके पास कम हो रहा है। 34 से 40 +6, तो ये आपके पास बड़ा है, तो इस तरह से अपनी कर्व को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी बन जाएगी ओगाइव। ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। और ये वाली जो खास ओगाइव है, ये वैसे लेस देन ओगाइव। आमतौर पे जब आपको ओगाइव कहा जाएगा, आपको किस्म नहीं बताई जाएगी, इस ग्रेड पर हम लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं। जो आपके पास ग्रेटर देन ओगाइव है, वो आपके पास किस तरह से होगी, जब आप उसकी करेक्ट वैल्यूज प्लॉट करेंगे और यहाँ पर अब आप लोअर रखेंगे, अगर आपने ग्रेटर देन बनानी है तो वो आपके पास नीचे आएगी, ओके? बट एनीवेज उसको आप अभी के लिए भूल सकते हैं। तो यही हमारे पास हमारी ओगाइव है, यही हमने ड्रॉ करनी है। इसके बाद वो कहते हैं इस ग्राफ से आप लोग अपने क्वार्टाइल्स निकालें और अपनी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें। तो अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल्स इन ग्राफ से, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। अब ग्राफ पर आ जाए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका मीडियन, ओके? मीडियन, मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियन है हमारे पास द मिडल टर्म। यहाँ पर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, वो आपको आपकी मिडल टर्म बता देगा और वही टर्म आपके पास आपकी वो होगी। अब बात असल में ये है कि अगर आप लोग अपनी क्लासेस वगैरह से मीडियन निकालेंगे तो वो थोड़ा सा आपके पास गलत आएगा, मतलब हल्का सा उसके अंदर डिफरेंस होगा। उसका रीज़न ये है कि आपको एक्चुअली में उन वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता। आपको ये तो पता है कि इस क्लास के अंदर आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या ये तमाम साथ के साथ जो इसके अंदर आते हैं, ये 40 हैं, ये 41 हैं, या सारे स्प्रेड हैं। वैसे इधर तो उन्होंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ ये दिया है क्योंकि हमने ऐसे शुरू किया था। जैसे हमें ये पता ही नहीं है, अगर हमें पता हो फिर तो हम प्रिसाइज मीडियन निकालेंगे। तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में थोड़ा सा आपके पास इम्प्रिसिजन होती है, तो इधर से भी हमारे पास एक एस्टिमेट निकल सकता है मीडियन का बहुत ईजिली। हमारे पास 28 टर्म है। अब CF बेसिकली हमारे पास हमारी टर्म्स ही तो हैं, पहले हमारे पास 7 थी, फिर 13 हुई, तो 40 का आप लोग करें डिवाइडेड बाय 2, यानी 20, तो वो आएगा आपके पास तकरीबन इधर 20 आपके पास 19, 20। अब मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, आप लोग इसको एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, पेपर में आपको पेपर में ग्राफ पेपर मिलता है, तो आपका काफ़ी हद तक करेक्ट आंसर आएगा। आप इधर से चले जाएँ इधर, दिस इज़ योर मीडियन, यानी इस टर्म पर आपके पास एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है। अब आप इधर से इसको नीचे खींचें तो ये आपके पास जिधर आकर गिरेगी वो तकरीबन आपका मीडियन होगा। अब ये आई थिंक 63 से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि मैंने लाइन थोड़ी सी नीचे कर दी। ये लाइन अगर सीधी लाऊँ तो ये 63 से थोड़ा सा पीछे है। ग्राफ पेपर आप इसको देख सकेंगे, मे बी मीडियन इसका एस्टिमेटेडली तकरीबन आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 62 है, जितना मेरा अंदाज़ा है। इसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि मैंने भी गलत निकाला है, काफ़ी गलत निकाला है, क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर इसको ड्रॉ नहीं किया हुआ। ग्राफ पेपर आप एग्जैक्टली देखेंगे कि वो कहाँ आता है। मीडियन मेरा तकरीबन 60 के करीब है। इसके अलावा Q1 और Q2 आप लोग कैसे निकालेंगे, Q1 और Q3, ये तो Q2 आपने निकाल लिया है, मैं भी निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ तरीका बताना है, ये आप इजीली खुद निकालेंगे। ग्राफ पेपर पर जब आप उसको करेक्टली ड्रॉ करेंगे तो आपका अच्छे से ड्रॉ होगा। Q1 आप लोग कैसे निकालेंगे, आप करेंगे इन दोनों के दरमियान, यानी आप 20 तक आ गए, अब 20 और 0 के दरमियान कौन सी टर्म है, दैट इज 10, यानी इन दोनों का एवरेज।
अब आप चलेंगे 10th टर्म तक, तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे अपनी Q1। फिर 20 और 40 के दरमियान, यानी यहाँ पर आपके पास होगी 30th टर्म, आप लोग चलेंगे अपनी 30th टर्म तक और फिर यहाँ से अपनी वैल्यू निकालेंगे, वो आपका होगा Q3। क्योंकि करेक्टली मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, बट आप लोग इसको बहुत इजीली निकाल पाएंगे अगर आपने इसको करेक्ट, इस ग्राफ को टू द पॉइंट इक्वल, इनके दरमियान आपके पास डिस्टेंसेस होंगी, ग्राफ के ऊपर आप इसको इक्वल बनाएंगे तो आपके पास ये करेक्ट वैल्यूज़ निकलेंगी। फिर आपके पास क्वेश्चन 4, उन्होंने आपको ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स के बारे में, ये आप देख लें। फिर कहते हैं क्लास इंटरवल साइज यानी h इज इक्वल टू 4, ड्रॉ द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड क्वार्टाइल्स, 40% ऑफ द डाटा एंड 4 डेसाइल। तो ये भी मैं आप निकाल सकेंगे। अब 40% ऑफ द डाटा का क्या मतलब है? क्वार्टाइल तो था आपके पास 25%, 50% और मतलब परसेंटाइल 20th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 40%, या फिर यहाँ पर हमें इनको और लिखना चाहिए और 40 और 4th डेसाइल। अब ये 40% ऑफ द डाटा का मतलब है जो 4th डेसाइल से पीछे होगा। 4th डेसाइल आपके पास क्या है? आपको परसेंटाइल का तो पता ही है। अगर आप लोग 10 परसेंटाइल लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं 1 डेसाइल। ओके, इसको हम लोग कहते हैं 1 डेसाइल, ये सिर्फ एक नाम है। जैसे 25 परसेंटाइल 1 क्वार्टाइल है, तो इसी तरीके से आपके पास 4th डेसाइल का मतलब है, 4th डेसाइल मीन्स 40th परसेंटाइल। 40th परसेंटाइल वो पॉइंट है जिससे नीचे नीचे आपके पास जो है 40% ऑफ द डाटा होगा। तो आप लोग पहले निकालेंगे अपना फोर्थ डेसाइल यानी 40th परसेंटाइल। वो आप लोग कैसे निकालेंगे? पहले अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 40% निकाल लेंगे। पहले हम लोग उसका मीडियन के लिए 50% निकालते थे। 40% फॉर एग्जाम्पल आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, आप लोग करेंगे 40% मल्टीप्लाइड बाय 100 एक कैलकुलेटर पे। ये भी आप परसेंटेज भी डालेंगे, यानी कैलकुलेटर पे या तो आप परसेंटेज डाल दें या नहीं डालते तो आप इसको लिखें 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एनीवेज ये आपको परसेंटेज निकाल देगा। 40% ऑफ 100 40 ही होता है इन दिस केस। तो ये आपको इस तरीके से आप लोग अपने उस डेसाइल तक पहुंच जाएंगे, यानी अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएंगे। ग्राफ में कोरेस्पॉन्डिंगली आप अपने एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना 4 डेसाइल निकालेंगे, उससे नीचे आप कह देंगे आपका 40% ऑफ द डाटा है। फिर आपके पास ये आपका ग्रुप डाटा मौजूद है, इसका आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनानी है, यानी क्लियरली लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की बात करें। और फिर इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपने बनाना है, यानी आपकी ओगाइव। ओके, ये भी आप बना सकेंगे, अब तो ये आप इजीली कर सकेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इनको सब करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं ये आपके पास एक डाटा सेट है, डिटरमाइन द न्यू वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस मेजर्स। तो ये आपके पास मेजर्स हैं कि न्यू वैल्यूज आपके पास क्या होंगी इफ एवरी नंबर ऑफ द डाटा सेट इज इंक्रीज बाय 2। तो आपके पास मीडियन है, ये आपके पास मॉड है। मॉड आपको पता ही होगा, जिसके अंदर सबसे जो सबसे कॉमन वैल्यू है, यानी अगर आपके पास है 1 1 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई है ये वाली, दिस इज द मॉड। ये आपके पास रेंज है, आपके पास इंटर क्वार्टर रेंज है, ये सब आपको पता ही है कि क्या होता है। अगर हम लोग हर वैल्यू डाटा की जो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अगर हम हर वैल्यू को हम इंक्रीज बाय 2 करते हैं तो हमारे पास इन सब वैल्यूज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका मीडियन है, ये तो आपके पास एक्जैक्टली 11 हो जाएगा, राइट, क्योंकि मीडियन तो आपके पास आपकी मिडिल वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आप हर वैल्यू को इंक्रीज करें तो मिडिल वैल्यू में इंक्रीज होगी, तो आपको 11 हो जाएगा। मॉड मॉड भी आपके पास 9 हो जाएगा, इसके अंदर भी 7 से इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉड आपके पास सबसे रिपीटिंग वैल्यू थी, तो सबसे रिपीटिंग वैल्यू हर रिपीटिंग वैल्यू 2 से इंक्रीज हो जाएगी, 9 हो जाएगा। रेंज, तो क्या रेंज के अंदर भी 2 का फर्क आएगा? तो रेंज के अंदर 2 का फर्क नहीं बल्कि 4 का फर्क आएगा। रेंज आपके पास 13 प्लस 4 यानी 17 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 आपके पास बढ़ेगी सबसे आखिर वाली वैल्यू, 2 आपके पास बढ़ेगी सबसे शुरू वाली वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 2 2 से बढ़ जाएंगे। ओवरऑल आपके पास 4 का नहीं, अच्छा इधर भी आपके पास 2 का ही फर्क आएगा, ये मैं गलती कर रहा हूँ। ये भी आपके पास 15 ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये था, इसके अगर आप लोग रेंज निकालेंगे 3 - 1, ये 2 ही होगा। अगर आप 2 2 से इसको इंक्रीज कर दें तो अब भी आपके पास, अगर आप लोग देखें तो 2 2 से हमने इसको इंक्रीज़ किया है। 3 + 2 दैट इज़ 5, 2 + 2 दैट इज़ 4, नहीं अच्छा 1, अच्छा ये 3 होगा, 1 + 2 इज़ 3। ये आपका हो जाता है 5 - 3, और अभी भी ये आपके पास जो है, अच्छा ये अभी भी आपके पास 2 ही होगा। अच्छा ये मैं गलती कर रहा था, आपके पास आपकी रेंज चेंज नहीं होगी वाकई में, क्योंकि अगर आप रेंज आपके पास तब चेंज होती है जब आपके पास कोई एक्चुअल डिफरेंस आता। आपकी मैक्सिमम भी 2 से बढ़ती है और आपकी मिनिमम भी 2 से बढ़ जाती है। जब दोनों 2 से बढ़ जाएंगे तो जो डिफरेंस है वो तो आपके पास सेम ही रहेगा। तो ये आपके पास एक्चुअली में 13 ही रहेगा, दिस इट स्टेज द सेम। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपके पास सेम ही रहेगी, क्योंकि अगेन रेंज वाला मामला है, डिफरेंस वाला मामला है। तो जब अभी आप दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करते हैं, उन दोनों को बढ़ा दें, तो आपके पास आंसर आपका सेम ही आता है। एक्चुअली में आप इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू कर भी सकते हैं। इसके बाद आपके पास डबल, डबल यानी इन सबको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। रूल सिंपल है, जब भी आपके पास डबल होते हैं ये सब भी आपके पास डबल हो जाएंगे। ये भी डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, वही वैल्यू थी, डबल हो गई। मोड आपके पास वही रहता है, डबल हो गया। रेंज भी आपके पास एक्चुअली में यहाँ पर डबल हो जाती है। क्यों पास डबल हो जाती है? क्योंकि आप अगर आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू को भी डबल कर देंगे
अपनी मिनिमम वैल्यू को भी डबल कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो दोनों आपके पास चेंज होंगे, क्योंकि वो उसी ऐड में तो या सब्ट्रैक्ट में तो उसी आप कांस्टेंट के साथ उसको ऊपर नीचे कर रहे थे। जब आप डबल करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है 1 2 या 3 की इसकी रेंज आपके पास 3 - 1 दैट इज़ 2। अगर आप इस सबको डबल कर दें 2 4 और 6 6 - 2 दैट इज़ 4, तो आपके पास रेंज ही आपकी डबल हो गई। इसी तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपके पास डबल हो जाएगी अगर आप सब वैल्यूज़ को डबल करेंगे। ओके, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।